I'm sorry kids, there was a disturbance, so I have to stop the video. Now let us continue the point which I was discussing with you, that how the president takes the decision. Okay, he takes the decision, he has the authority to take the decision, but he has to take the advices from the Council of Ministers. That means somewhere Council of Ministers are indirectly the part of decision making of the president. But when a certain decision has to be made, he takes the advices from the Council of Ministers. When Council of Ministers, they say that no, this decision is not proper, so what president does, he asks the Council of Ministers to reconsider their advice. ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं कि आप अपनी एडवाइस वापस रिकंसिडर करो और मुझे ठीक से बताओ कि क्या करना है. एंड देन इफ द सेम एडवाइस इज अगेन गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. तो फिर प्रेसिडेंट उनकी दी हुई एडवाइस को वो इग्नोर नहीं कर सकते, उनको वो डिसीजन देना ही पड़ता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने एडवाइस दी है, अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट, similarly, a bill is passed by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. When a certain bill is passed by the parliament, it becomes a law, but only when the president gives assent to it. जब तक president की हाँ उसको नहीं मिलती है, assent नहीं मिलती है, तब तक वो parliament में बना हुआ bill लॉ नहीं बनता है. बिल मीन्स एनी रिकमेंडेशंस, डिस्कशन जो होता है किसी एक मैटर पे, उसको बिल पास करना बोलता है. लेकिन वो बिल लॉ तभी बनता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपने सिग्नेचर्स देते हैं अप्रूवल के. देन ओनली दैट बिल बिकम्स द लॉ. If the president wants, she or he can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconstruction. If the president thinks, and if the president wants, he or she can delay the decision or delays the matter for certain period of time, and he can send the bill again to the parliament for reconsideration. तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं बाबा ये बिल में थोड़ी गड़बड़ी है, तो ये मैं नहीं डायरेक्टली साइन कर सकता, आप इसको रिकंसिडर करो, तो वो बिल वापस पार्लियामेंट को भेज देता है. बट इफ द पार्लियामेंट पासिस द बिल अगेन, और पार्लियामेंट वापस वो बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजता है, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन इट. तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करनी ही पड़ती है व्हेन इट गेट्स द रिकंसिडरेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट. ओके, there is one important thing president should do on his or her own is to appoint the prime minister. कौन सा decision president अपने खुद से लेते हैं without the help of the council of minister? That decision is of the appointment of the prime minister. Here the president independently decides who will become the prime minister of India. ओके, सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी राजनाथ कोविंद, जो हमारे अभी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जब हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, उनको अपॉइंट किया था एज द पीएम, तो वो तब की तस्वीर है. ही इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो दिस ओनली द डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. Now let us move towards the third institution of our country, that is judiciary. Judiciary means court, judicial system. Okay, the Indian judiciary is consist of a supreme court for the entire nation. पूरे देश के लिए एक कोर्ट है, एकमात्र का कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट. हाँ, for the entire nation I am talking about. And high courts are for the states. High courts जो है वो हर राज्य का हाई कोर्ट अलग होता है, लेकिन पूरे देश के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, वो अकेला ही होता है. मीन्स महाराष्ट्र हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट, देन केरला हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट, राजस्थान, यूपी, बिहार, उनके इंडिपेंडेंट अलग हाई कोर्ट्स है. बट फॉर इंडिया इट इज़ ओनली वन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. वो सुप्रीम कोर्ट सारे कोर्ट्स के ऊपर वो होता है, राइट. एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल. सो कितने कोर्ट्स हो गए? सुप्रीम कोर्ट, high courts, then district courts and the courts at local level. India has an integrated judiciary. India has an integrated judiciary. Integrated means जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारे ये जो कोर्ट्स है ना, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स, उनको कंट्रोल में करता है, right. It means that the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. जो भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है वो दूसरे कोर्ट्स को
मानना पड़ता है, वो आर्ग्यू नहीं करते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन 2 और more स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। कोई भी डिस्प्यूट हो, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है। कोई भी डिस्प्यूट हो, राइट, कोई भी झगड़ा हो, कोई भी डिसएग्रीमेंट हो, मतभेद हो, तो उसको सॉल्व करने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। ओके, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन अ पर्सन अप्लाइज एट द लोकल लेवल इन द लोकल कोर्ट, व्हेन ही डजंट गेट द justice over there, then he moves to the district court. district court में अगर नहीं होता तो वो बोलता है कि मैं हाई कोर्ट में अपील करूँगा। हाई कोर्ट में जाता है और उसको न्याय नहीं मिलता है तो क्या बोलता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूँगा। then he finally goes to सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे जो निर्णय दिया जाता है वो फाइनल होता है। ओके, then the judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. So Supreme Court के judges और High Court के judges कौन appoint करता है? President appoints on the advice of the Prime Minister and in the consultation of the Chief Justice of Supreme Court. So जो Chief Justice of Supreme Court जो है, यानी जो पहले वाले चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी कंसल्ट किया जाता है। कौन कंसल्ट करता है? प्रेसिडेंट। सो मेन डिसीजन इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट टू हुम टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। बट ये जो डिसीजन जो लिया जाता है वो उसमें थोड़ा बहुत प्राइम मिनिस्टर का भी हिस्सा रहता है, थोड़ा बहुत चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का भी हिस्सा रहता है, एंड देन द प्रेसिडेंट टेक्स द does the appointment, right? In practice it now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the हाई कोर्ट। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीनियर जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो किनको सिलेक्ट करते हैं? न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट। यानी मैंने क्या बोला, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है, जो प्रेसिडेंट को कंसल्ट करते हैं, उनको एडवाइजेस देते हैं कि किसको अपॉइंट करना है। इसका मतलब थोड़ा बहुत हाथ होता है पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि वो नए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करें और हाई कोर्ट के भी जजेस को अपॉइंट करें। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस हु द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु अपॉइंट्स हिम द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द क्वेश्चंस में कम रिगार्डिंग दिस, ओके, सो प्लीज़ कीप देम इन माइंड। A judge can be removed by an impeachment motion passed separately by 2/3 member of the houses of the parliament. So किसी भी जज को अगर हटाना हो तो क्या प्रोसीजर है उसको, और उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? उस प्रोसीजर को बोलते हैं इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट मोशन मीन्स व्हाट? वेयर 2/3 of the members of the both the houses they give the डिसीजन, और वो डिसीजन बनाता है कि कौन से जज को हटाना है। तो दोनों हाउसेस में से मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउसेस में से 2/3 मेंबर्स तो भी उसमें होने चाहिए, उस डिसीजन में होने चाहिए कि हाँ ये जज हमें नहीं चाहिए। तो दोनों में से होने चाहिए। अगर इन दोनों में डिफरेंस है तो दे कैन नॉट रिमूव एनी ऑफ द जज। इट हैज़ नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, लेकिन ये अब तक हुआ नहीं। इन इंडियन डेमोक्रेसी इट हैड नेवर हैपन। कोई ऐसा वक्त आया ही नहीं कि किसी जज को हटाना पड़े। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये एकमात्र इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री का, द ओनली वन इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री हु कैन इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। भारत के संविधान में डायरेक्टली हस्तक्षेप जो करता है वो है सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव, इन दो इंस्टीट्यूशंस को कोई अधिकार नहीं है संविधान में चेंजेस लाने का। हाँ, वो बिल बना सकते हैं, अमेंडमेंट्स बना सकते हैं, चेंजेस के लिए बिल बना सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन लेता है। गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट नोन एज, और the judiciary institution of our country is known as the guardian of the fundamental rights. भारत के लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसको गार्डियन मीन्स व्हाट, देखभाल करने वाला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, राइट। सो इफ द क्वेश्चन कम्स इन द
exam, that who is the guardian of the fundamental rights in India? Judiciary institution. Okay. Anyone can approach the courts if public interest is hurt by the actions of the government. This is called public interest लिटिगेशन. सो एनी वन, कोई भी साधारण सा इंसान कोर्ट में अपील कर सकता है, कोर्ट की तरफ भाग सकता है कि मुझे न्याय दो, इफ़ दैट पर्सन इज गॉट हर्ट बाय द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन से अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है तो वो बंदा कोर्ट की तरफ जा सकता है और अपील कर सकता है फॉर द जस्टिस, राइट. एंड दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. दिस टाइप ऑफ अप्रोच द कोर्ट इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. कोई भी कॉमन इंसान वो इसकी तरफ, जो कोर्ट की तरफ जा सकता है. Now we have come to an end of this chapter and we had studied all the three institutions of our working institutions of our country. Parliament means legislature, then we had seen executive, then we had seen judiciary, right? Okay, so you are going to deal with all the videos and please read the chapter thoroughly and understand the minute details of the chapter and about the working of the institutions of our country, right? And you are going to highlight the points in the textbook as well as your refresher common thing I'm telling you again and again. So you have to leave your comment. जिसका थंब रहेगा कमेंट सेक्शन में उसको ही अटेंडेंस मिलेगा. अदरवाइज आई विल मार्क एब्सेंट टू दोज हु हैव नॉट लेफ्ट देयर थंब इन द कमेंट सेक्शन इवन दो यू हैव वॉच्ड द वीडियो. आई शुड कम टू नो. ओके, तो ये आपका होना चाहिए. एंड देन यू विल स्टार्ट लर्निंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दीज चैप्टर्स, दिस चैप्टर. ओके, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं फ्रॉम द रिफ्रेशर. ओके, सो चलो बाय.